जो एक केसेस थे मेरे ख्याल में कि आइसोबैरिक और आइसोथर्मल एक्सपेंशंस जब होती है तो किसके अंदर ज्यादा वर्क होता है और किसके अंदर कम वर्क होता है, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो बेटा एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आइसोथर्मल और आइसोबैरिक एक्सपेंशंस होती है और हम इक्वल वॉल्यूम चेंज करते हैं तो आइसोबैरिक में ज्यादा वर्क होता है और आइसोथर्मल में कम वर्क होता है। अगर कंप्रेशंस होंगी तो क्या होगा? ठीक है, लॉजिकली हम समझते हैं कि सेम कंडीशन होगी, लेकिन इसको ग्राफ के ऊपर ले जाए। देखिए, ग्राफ जो होता है एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन होता है। अगर ग्राफ की इंटरप्रिटेशन आपको आती है, आप ग्राफ बना सकते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों को जो ग्राफ के ऊपर प्लॉट होती है उनका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम चेंज है, इक्वल वॉल्यूम चेंज इन आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगर इक्वल वॉल्यूम चेंज है तो ये होगा। अगर हम इस तरह से देंगे, अगर इक्वल वॉल्यूम चेंज है बेटा तो प्रेशर है और वॉल्यूम है। आपको पता है जब कंप्रेशन होती है तो वॉल्यूम V1 ज्यादा होता है, जबकि प्रेशर जो P1 होता है वो कम होता है बेटा। तो आप कह लेंगे कि ये पॉइंट हमारे पास बनेगी P1, V1 और P1। अब अगर आप आइसोबैरिक कंप्रेशन करेंगे तो आइसोबैरिक कंप्रेशन का ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, ये चला जाएगा आइसोबैरिक कंप्रेशन का। जबकि ये ग्राफ जो होगा ये होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन का होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आइसोबैरिक कंप्रेशन के एरिया कम है और आइसोथर्मल के अंदर एरिया ज्यादा होता है। तो फिर आप ये कंडीशन कह सकते हैं कि इस तरह से वर्क इन आइसो ग्रेटर देन होगा आइसोथर्मल, ये होगा आइसोबैरिक। तो फिर आइसोथर्मल के ऊपर आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जबकि आइसोबैरिक के ऊपर कम वर्क करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन एक चेंज हो जाती है। लेकिन अगर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे लें कंप्रेशन के अंदर, जो दूसरी कंडीशन थी ना इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे एक्सपेंशन के अंदर, तो आइसोथर्मल के अंदर ज्यादा होता है और आइसोबैरिक के अंदर क्या होता है, कम होता है। तो इसी तरह से अगर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट लें आइसोथर्मल से और आइसोबैरिक से, तो कंडीशन सेम रहती है। ठीक है, आइसोथर्मल के ऊपर ज्यादा होगा और आइसोबैरिक के ऊपर कम होगा। तो ये किसी ने पूछा था, इसमें कंडीशन चेंज होती है, तो ये आपके माइंड में रहे। इसके बाद हम करते हैं बेटा मेयर्स फार्मूला, जिसके अंदर हम करेंगे डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी। देखें, इसको हम मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं बेटा। ये रॉबर्ट मेयर का फार्मूला भी कहलाता है, मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं, इसको मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं। पीएमसी के जमाने में जब ऑनलाइन टेस्ट होती थी तो इस टॉपिक को बहुत ज्यादा
जो वो खींचा गया था और किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन इसी छोटे से टॉपिक के ऊपर दिए गए थे। तो इस फार्मूले को और फिर देखते हैं कि इसको आप फर्दर कितने फार्मूलाज के अंदर जो है वो ले जा सकते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे। क्वेश्चन कोई इतने ज्यादा मुश्किल या टेक्निकल नहीं, लेकिन इस फार्मूले की डेरिवेशन हम सिर्फ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R तक रखते हैं, छोटी सी। अगर उसमें थोड़ी सी एक कैलकुलेशन मिला दें तो इसके अंदर और भी बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं। अब सपोज करते हैं बेटा कि हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा, सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस है। सपोज कर लेते हैं बेटा हमारे पास एक आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसके अंदर P जो होता है वो कांस्टेंट है और इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है और हम इसको हीट देते हैं बेटा डेल्टा Q। अब अगर हम इसको हीट देते हैं तो ये सिस्टम चला जाएगा P1 V2 T2 तक और आप सपोज कर लें कि टेम्परेचर की चेंज है 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो हम हीट देंगे उसको डेल्टा क्यू पी कहा जाता है क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं। तो डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ये आ जाएगी इक्वेशन कि सिस्टम को जितनी हमने हीट दी उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो हीट जो 1 डिग्री के लिए जरूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। तो ये हो जाएगा फार्मूला इसका। ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क होगा क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि आइसोबैरिक का वर्क का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा यू प्लस हो जाएगा इस तरह से एन आर डेल्टा टी, क्योंकि आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी और ये कांस्टेंट प्रेशर है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है और हीट देते हैं तो ये होगा पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट देते हो तो वॉल्यूम चेंज होता है। अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो उसके साथ इस सिस्टम का क्या चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है। देयरफॉर हम इसको पी डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी। पी को हमने तब्दील इसलिए नहीं किया क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आप यहां से कर सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी माइनस एन आर डेल्टा टी, या डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी की वैल्यू यहाँ पे है एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन आर डेल्टा टी। ये हो जाएगी इक्वेशन ए। ठीक है, अब एक और अगर सिस्टम हम कंसीडर करें जिसके ऊपर हम इस तरह से वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं। सपोज करें V जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर P1 है, V1 है और टेम्परेचर T1 है। बेटा हम इसमें ये लेते हैं कि जितना P1 V1 T1 इसका है उतना ही P1 V1 और T1 उसका है। दोनों प्रोसेसेस का इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर जो होता है वो सेम है। जितना आइसोबैरिक का है और उतना ही आइसोकोरिक का है। इसको हम हीट देते हैं बेटा यहाँ से और इस हीट को हम कहते हैं डेल्टा क्यू वी। और सपोज कर लें कि ये सिस्टम जो है P2 V1 और T2 पे चला गया और इसके अंदर भी टेम्परेचर की चेंज जो होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर की जो चेंज है वो भी कितनी है बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अंदर भी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, इसके अंदर भी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। दोनों की इसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंसेस हैं
जितना आइसोबैरिक के अंदर जो है उतना ही आइसोथर्मल के अंदर है मोल्स इसके। अब अगर इसके अंदर हम करते हैं तो डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, इक्वेशन आप कर दें इसको 2। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो सिर्फ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगी, वर्क तो होता नहीं है। तो फिर आप इसको कर सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, इक्वेशन बी होगी। ये हमारे पास इक्वेशन बी। अब आपको पता है कि अगर दो सिस्टम्स हैं उनके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल है, अगर आइसोबैरिक में भी 1 मोल है, आइसोकोरिक के अंदर भी 1 मोल है, और दोनों की टेम्परेचर चेंज भी इक्वल है, दोनों की टेम्परेचर चेंज भी इक्वल है, दोनों की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी इक्वल है, तो दोनों की इंटरनल एनर्जी चेंज भी इक्वल होगी। शर्त यह है कि दोनों के अंदर टेम्परेचर चेंज भी इक्वल हो और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी इक्वल हो। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अनइक्वल होगी और टेम्परेचर चेंज नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा कि अमाउंट भी इक्वल है और टेम्परेचर की चेंज भी क्या होती है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में आप इंटरनल एनर्जी को इक्वल कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि एन सी बी डेल्टा टी, ये इसकी जगह पे रख दे, ठीक है, ये हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी माइनस हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर कभी पढ़ी है तो किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो कैंसिल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स होते हैं, तीनों टर्म्स के अंदर अगर कॉमन फैक्टर है, चाहे इस साइड पे हो चाहे उस साइड पे हो, खत्म हो जाए। और डेल्टा टी भी क्या है, क्योंकि इक्वल है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर, या सी पी, एक ही फार्मूला है जो आपको अच्छी तरह याद है। तो ये होता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब आ जाते हैं कि इसको आगे ले जाए कि ये फार्मूला क्या कहता है। देखिए सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इस फार्मूले को आप कंसीडर कर ले। अगर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि व्हाट इज सी वी ऑफ एयर, ठीक है, आप कहोगे सीपी मिसिंग है, सीपी के सिवा सीवी आएगी नहीं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन थे कि व्हाट इज सीवी ऑफ दिस गैस एंड दिस गैस, नेम दिए गए। अब उनकी एक ही डेटा के ऊपर आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, कम से कम 2 नोन हो गए तो एक अननोन निकल आएगा। अगर एक नोन और 2 अननोन है तो ये हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास 2 इक्वेशंस। अगर 2 इक्वेशंस होंगी तो फिर आप एलिमिनेशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं कि ये बुनियादी इक्वेशन है, इक्वेशन ए कर लें इधर इसको, ठीक है, या सी कर लें। आप कहोगे वहां पे ए वो है, यहाँ पे सी वो है, ये है वो है, आपको बड़े मसले नजर नहीं आते, इतने छोटे नजर आते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को ए कहता तो मुझे कम से कम 200 मैसेजेस आते, सर ए इक्वेशन वो है या ये है। मर्जी है भाई, कर ले इसको, जो भी कर ले, ए या बी करने से कुछ नहीं होगा। गामा होता है सी पी अपान सी वी, तो यहाँ पे आ जाता है सी पी इज इक्वल टू गामा इंटू सी वी, रख दे वहां पे सी पी की जगह पे। तो पहला फार्मूला आ जाएगा
gamma CV minus CV is equal to R. CV common, gamma minus 1 is equal to R. CV is equal to R upon gamma minus 1. ये आ गई इक्वेशन CV की। अगर मैं कहूँ व्हाट इज CV ऑफ एयर, तो गामा एयर का कांस्टेंट होता है, 1 का 4 है। R की वैल्यू आपको पता है, गामा की वैल्यू पता है, तो आप एयर की CV इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से इसी इक्वेशन के अंदर आप कर सकते हैं कि CV इज इक्वल टू CP अपॉन गामा, उसी के अंदर रखें इक्वेशन के अंदर। अब आप रखें कि CV, अब आप रखोगे CP माइनस CP अपॉन गामा इज इक्वल टू R। एलसीएम होगी, एलसीएम गामा होगी, तो ये हो जाएगा गामा CP माइनस CP अपॉन गामा इज इक्वल टू R। एलसीएम के थ्रू मैंने किया बेटा, तो ये हो जाएगा CP कॉमन गामा माइनस 1, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गामा इंटू R, तो CP हो जाएगी गामा इंटू R अपॉन गामा माइनस 1। CP भी एक ही टर्म से आ सकती है। गामा आपको पता है इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस, डायटोमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक गैसेस, वो वैल्यूज माइंड में होनी चाहिए, तो फिर ये चीजें हो सकती हैं। अब आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? देखिए, इसका एक ही पार्ट आज करते हैं, केल्विन स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट जो है, इसको जो है वो कल करेंगे, या आज किसी दिन किसी टाइम पे ऑनलाइन के अंदर कर लेंगे, क्योंकि कल हमने करना है कॉर्नट इंजन। उसके लिए टाइम चाहिए, और एक बड़ा और इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, तो कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह से कर लेंगे मैनेज, क्योंकि क्लासियस स्टेटमेंट है, 10 मिनट का काम है, 15 मिनट का। तो देखें बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर ओवरव्यू हम लेते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें 4 पॉसिबिलिटीज बताई थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा था कि अगर आप हीट को इंजन में, सॉरी, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास 4 उसके तरीके हैं। पहला तरीका उसने हमें ये बताया था कि आप आइसोबैरिक प्रोसेस कर सकते हैं, और उस आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में उसने हमें बताया था कि अगर आप आइसोबैरिक प्रोसेस करोगे, तो आपके पास जितनी भी हीट होगी वो टोटल की टोटल आप वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका कुछ न कुछ हिस्सा जो है वो बच जाएगा। और उस हिस्से के लिए जरूरी है कि आप एक कोल्ड रिजर्वायर रखें, और एक हॉट रिजर्व कंडेंसर के अंदर या कोल्ड रिजर्वायर के अंदर एक्सपेल करता जाए। तो इसका मतलब है, आइसोबैरिक प्रोसेस कहता है कि कंटिन्यूअस वर्क इंजन करना चाहे, तो उसके लिए हमें 2 रिजर्वायर की जरूरत होती है। सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई है लॉ के अंदर, मैं सबको अलग अलग लिख देता हूँ ताकि समझना आसान हो। सबसे पहली जो चीज है वो इसके अंदर है हीट इंजन। हीट इंजन का मकसद है मशीन which converts machine which converts heat
इनटू वर्क। ऐसी मशीन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करे उसको हम कहते हैं हीट इंजन। अब हम पढ़ के आए हैं कि हमने आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हीट को वर्क में कन्वर्ट किया था विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर भी हमने हीट को कन्वर्ट किया था वर्क में विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन। इसका मकसद है ये सिलेंडर और पिस्टन इंजन ही है, क्योंकि वो चीज जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, इंजन। इसका मकसद है कि ये जो सिलेंडर और पिस्टन का जो सिस्टम होता है ये बेसिकली ये क्या होता है, इंजन ही है। तो अकॉर्डिंग टू द आइसोबैरिक प्रोसेस इंजन के बारे में क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आइसोबैरिक प्रोसेस क्या कहता है? आइसोबैरिक प्रोसेस कहता है कि हीट इंजन रिक्वायर two reservoirs hot reservoir and cold reservoir at different temperatures for continuous वर्किंग। कंटिन्यूस वर्किंग के लिए जरूरी है कि हीट इंजन के पास दो रिजर्वायर है। इसका मॉडल इस तरह से होना चाहिए। हीट रिजर्वायर है, यहाँ से हीट फ्लो करे Q1, टेम्परेचर T1, और ये इंजन है, इसमें कुछ वर्क में कन्वर्ट हो और रिमेनिंग पार्ट किस में चली जाए, रिमेनिंग जो है वो कंडेंसर और कोल्ड रिजर्वायर की तरफ चली जाए। इसका टेम्परेचर जो है वो T2 हो। अकॉर्डिंग टू द आइसोबैरिक प्रोसेस, अगर आप इंजन बनाना चाहोगे तो चाहते हो कि इंजन कंटिन्यूअसली हीट को वर्क में कन्वर्ट करता रहे, तो आपके पास दो रिजर्वायर होने चाहिए। एक हॉट रिजर्वायर जो हीट दे, इंजन उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर दे और रिमेनिंग किसमें भेज दे, कंडेंसर के अंदर या कोल्ड बॉडी के अंदर भेज दे। जब तक हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होता होगा, तब तक ये हीट का फ्लो होता रहेगा, वर्क होता रहेगा। जब दोनों इस तरह से बराबर हो जाए तो हीट का फ्लो रुक जाएगा और जो है वो इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट करना छोड़ देगा। ठीक है। तो दूसरी बात ये क्या कहता है, दूसरी बात कहता है कि हीट स्पॉन्टेनियसली फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ये होता है। और नंबर 3 के 100% हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, इसका मकसद है कि हीट सप्लाइड इज नॉट इक्वल टू द वर्क, या हीट सप्लाइड जो होती है वो ग्रेटर देन वर्क होती है इस प्रोसेस के अंदर। और ये इंजन तब तक काम करता रहेगा जब तक T1 इज इक्वल टू T ग्रेटर देन T2। जब ये प्रोसेस कहता है T1 इज इक्वल टू T2, तो उस दिन हीट डेथ हो जाएगी। ठीक है, हीट मर जाएगी। ठीक है, तो उस दिन जो होगी वो हीट, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। अनअवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी of heat for useful
वर्क और कुछ आए ना ये मार्क हो गए 200 मैसेजेस आ जाएंगे। अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट फॉर यूजफुल वर्क के हीट तो होगी लेकिन उससे वर्क नहीं हो सकता क्योंकि वर्क तब तक होगा जब तक डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा। मसला बहुत सारों का ये है कि कुछ अफलातून समझते हैं कि जो पीडीएफ आएगा उसको पढ़ लेंगे बस। अगर पीडीएफ से ही सब कुछ होता तो बुक्स तो पढ़िए ना, फिर पढ़ लें। फिर आप वो चीज भी मार्क करते हो, वो चीज भी मार्क करते हो। सर ये समझा दे, मैसेज पे कैसे समझाए? यहाँ पे 40 मिनट बोलते हैं तब जाके एक चीज तक पहुंचते हैं। मैसेज 40 मिनट तक कौन लिखेगा? फिर एक सोल्यूशन भी देते हैं, सर वॉइस मैसेज कर दो। बंदे बैठे हैं वॉइस मैसेज, ठीक है? तो अजीब फिनोमिना होती भाई। आप टाइम पे क्लास ले ले, कोशिश करते हैं उसके अंदर ऐसी कोई चीज ना हो जो ना समझे, लेकिन अफलातूनों का इलाज है नहीं। तो ये होता है हमारे पास, आप कह सकते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट फॉर यूजफुल वर्क। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द, बातें नहीं करें बेटा, अकॉर्डिंग टू आइसो थर्मल प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू द आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कंडीशन ये मैंने इनको अलग किया है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस को देखते हैं तो ये क्या पॉसिबिलिटी बताता है? आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि सिर्फ एक रिजर्वायर चाहिए जो हीट दे सके, ठीक है? हीट इंजन कैन वर्क ओनली अपॉन, आप कह सकते हैं कि हीट इंजन कैन वर्क ओनली अपॉन वन रिजर्वायर। ये एक रिजर्वायर ही चाहिए। जब बात एक रिजर्वायर की होती है तो फिर डिफरेंस की बात नहीं होती। डिफरेंस हमेशा दो चीजों के दरमियान होता है, तीन चीजों के दरमियान। अगर इंजन की वर्किंग के लिए दो रिजर्वायर की जरूरत होती है तो हम कहते हैं एक हॉट होना चाहिए और दूसरा कोल्ड। जब ये कहता है कि एक ही रिजर्वायर चाहिए तो फिर वो कोई भी हो। जैसे इसकी एक मिसाल वर्क में, उस इंजन को हम शिप में लगाएं और शिप को जाके समंदर में छोड़ दें, तो जो पानी होता है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होता है। पानी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम होता है। थोड़ा आहिस्ता हो जाए, ज्यादा आगे नहीं जाए। तो जो पानी का टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होता है। इसका मकसद है फिर वो इंजन किसी ऐसे रिजर्वायर से हीट लेके वर्क में कन्वर्ट कर सकता है जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो, ठीक है? इसका मकसद है हीट कैन आल्सो फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी। तो ये आपको कहता है कि हीट कैन फ्लो spontaneously from cold body to hot body. Engine can extract heat from body
having a temperature lower than surrounding. सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर से भी इंजन जो होता है वो हीट लेके इसमें कन्वर्ट कर सकता है, वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। अब इसका जवाब देता है केल्विन स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ की केल्विन स्टेटमेंट इस चीज का जवाब देती है। बुक खुला हुआ है किसी के पास में? बुक है, ये दे दे बेटा। अब इसकी मैं जो बुक का स्टेटमेंट है उसी को मैं लिख देता हूं। ये कहती है इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर। इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव a continuous supply of work, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क। बेटा जो बाहर खड़े ये बाकियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। रानी स्टूडेंट है, ये मखलूक है ये by cooling a body, cooling a body to a temperature lower than that of the lower than that of the coldest of its surroundings. ये जो बेटा लॉ होता है, ये जो स्टेटमेंट होती है ये रेक्टिफाई करती है आइसोबैरिक प्रोसेस को। ये स्टेटमेंट कहती है कि बेटा ये जो आप बाहर बाहर जो खड़े ना ये बातें नहीं करें। तो ये बेटा स्टेटमेंट कहती है कि आइसोबैरिक के हिसाब से तो इंजन बन सकता है, लेकिन आइसोथर्मल के हिसाब से इंजन नहीं बन सकता। इंजन किसी भी ऐसे रिजर्वायर से हीट लेके वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो। मकसद के जो आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि 100% कन्वर्शन ऑफ हीट वर्क में हो सकती है, इस चीज को ये लिमिट लगा देता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस को ये लिमिट लगाता है। ठीक है। नंबर 2, इसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं प्लांक स्टेटमेंट। ये इसी का हिस्सा है, प्लांक स्टेटमेंट। प्लांक स्टेटमेंट भी इसी चीज को लिमिट लगाता है कि 100% हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, कि 100% हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। या आप ये भी कह सकते हैं कि इंजन कैन नॉट बी 100% इफिशिएंट। अब इस चीज को इसने बैन कर दिया कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ये चीज गलत। इसने वर्ड इम्पॉसिबल इस्तेमाल किया। इम्पॉसिबल का मकसद है इसने कोई डाउट भी नहीं छोड़ा कि आगे भी हो सकता है ऐसा, उसने क्या हो गई नहीं, बात खत्म, इसे आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल, नहीं होगा ऐसा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कॉन्सेप्ट आ गया एंट्रोपी का। इसकी क्लासियस स्टेटमेंट बाद में डिस्कस करेंगे।